नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सबको। जैसा कि आपको पता है कि एक दो संडे से कुछ नया चल रहा है अपने यहाँ पे। आज अचानक से है ना, घर पे एक घनिष्ठ भी हैं, मेरे खास भी हैं, मेरे बड़े अजीज भी हैं और मेरे प्रति बहुत विशेष स्नेह भी जो है ना इनका है। तो आज अचानक से घर पे आए थे ना, आते ही मुझे कहा था कि ना मेरे पास में कुछ सवाल पड़े जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैंने फिर इनके सवाल पढ़े और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, बिल्कुल आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं ना, सवाल मुझे थोड़े खास लगे थे तो मैंने कहा कि एक काम कीजिए, सबके सामने ही पूछिए ना, ताकि ये परिचर्चा जो है ना अपना दोनों के बीच में न रख करके एक तरीके से ना आपके समक्ष तक भी पहुंच जाएं। तो मेरे साथ में जो उपस्थित हैं, जिनको आप देख पा रहे हो दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर नारायण सिंह जी राव, जो राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है इंडिया की। उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर। बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही ओजस्वी, और इनके काम जो है ना बड़े क्रिएटिविटी वाले रहते हैं। मैं इनसे काफ़ी संपर्क में भी रहता हूँ, काफ़ी प्रभावित भी रहता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे इनके शोध हैं, है ना। कभी कभी हर बार कहीं न कहीं नई नई चीज़ों पे कुछ न कुछ शोध करते रहते हैं। तो ये हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो ये आए तो थे मुझसे बात करने के लिए, लेकर के आ गया कि नहीं मुझसे नहीं, अब आप हम सब से बात कीजिए, क्योंकि ये हमारी पूरी की पूरी एक फैमिली है ना, हम अकेले नहीं हैं। तो जो भी बातें हो ना, कम से कम कैसे हो, सबके बीच में हो। तो ये कुछ सवाल थे, तो ये भी मुझसे करना चाहेंगे। अब ये सवाल ये कहाँ से लाए वो तो ये जानते हैं, इन्होंने तो मुझसे कहा कि मुझे आपसे ये जानना है। तो आइए अपन नारायण सिंह जी सर से बात करते हैं, आपसे भी रूबरू होंगे, कई नई चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी, जानने के लिए मिलेंगी। तो निश्चित तौर पर यह सेशन कहीं ना कहीं आपके लिए दोस्तों उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ऐसा मौका दिया मुझे कि आपके इस मंच पे। और वैसे मैं कन्हैया सर के लिए बताऊं तो ये है कि ये हृदय सम्राट हैं, हृदय के बहुत ही मतलब कि संस्कृत के भी हैं, इसीलिए हमारे मित्रता हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के हैं और हेल्पिंग नेचर के हैं। तो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो हम बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनका जो चैनल चलता है कन्हैया एजुकेशनल ऐप भी इनके बने हुए हैं। तो इनके चैनल पे जो है बहुत से बच्चे देखते हैं, हमारे विद्यार्थी भी देखते हैं, तो वो सारे प्रश्न पूछते हैं कि सर हम तो मैं कहता हूँ उनको, आप क्या तैयारी करते हो? नहीं अभी तो हम तो, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि वो कन्हैया सर का देखते हैं, बस वो कन्हैया हमारा बेड़ा पार करेंगे। बच्चे यही बोलते हैं, कन्हैया हमारा बेड़ा पार करेंगे, बस कन्हैया है तो सब कुछ हो जाएगा, बस इतना विश्वास है बच्चों का। तो वो बोल रहे कि सर हमारे उनसे वो उनको पता नहीं कि हमारी मित्रता है, लेकिन ऐसे ही बोला। मैंने कहा बोलो ना, कैसे क्या है? बस अच्छा है, पर हमारे कुछ प्रश्न हैं। मैंने कहा क्या? तो बच्चों ने जो प्रश्न मुझे पूछे हैं वो मैं सर से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, आप जैसे रीट की जो तैयारी करवा रहे हैं, बहुत हमने सुना, बहुत ही अच्छी तैयारी करवा रहे हैं आप। और बच्चों से जो फीडबैक मैंने जो सुना है आपके बारे में, बहुत प्रशंसा की है बच्चों ने और बहुत अच्छा बताया कि सर बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लाइव ले रहे हैं। और आप उदयपुर के अभी प्रथम व्यक्ति हैं जो सीधी लाइव ले रहे हैं। अभी कोई कोचिंग सेंटर वाले अभी सीधी लाइव नहीं, 1 घंटा जो शाम को 9 से 10 लाइव लेते हैं। सर जी आपका आभार कि बच्चों के लिए इतना मतलब कि अपना समय देते हैं और इतना त्याग भावना जो है कि इसी बहाने बच्चों का अच्छा हो। और इनका भी भरोसा है और बच्चों का भी इन पे भरोसा है कि सर कर रहे हैं तो बस हम इनके साथ हैं, तो बस सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पहला जो बच्चों का जो प्रश्न था वो ये था कि जो शिक्षण विधियाँ जो आप पढ़ा रहे हो वो कितने नंबर की आएगी, कितना अंक भार है उसका? देखिए, शिक्षण विधियाँ जो रहती है गुरुजी, वो सब में अलग अलग अंकों की रहती है। इसमें जो चलता है रीट के अंतर्गत 2 लेवल बने हुए हैं, रीट लेवल फर्स्ट है और रीट लेवल सेकंड है। रीट लेवल फर्स्ट में बच्चे जनरली एसटीसी वाले ही भाग लेते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में क्या है कि शिक्षा विभाग ने एक नियम निकाल दिया है कि बीएड वाले भी इसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। वो मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, कोई फाइनली उसके ऊपर डिसीजन नहीं है, लेकिन अभी उसने फॉर्म भर रखे हैं। तो रीट लेवल 1 में अपन एक बार एसटीसी वालों को ही रखते हैं और सेकंड लेवल में है ना 2 पार्ट होते हैं, जिसमें एक सामाजिक वाले बच्चे होते हैं और एक में जो होते हैं वो होते हैं ये साइंस मैथ्स वाले बच्चे। तो रीट फर्स्ट लेवल में जो बच्चे होंगे ना लेवल 1 के, उनका जो अंक बार रहता है शिक्षण विधियों का वो रहता है 50 नंबर का, 50 अंक की इनके शिक्षण विधियां आती है। और रीट लेवल सेकंड में जो अपने साइंस मैथ्स वाले बच्चे हैं उनके भी 50 अंक का वार रहता है। सामाजिक वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लगभग 45 नंबर के आसपास का रहता है कि उनके जो अंक बार रहता है 45 से 50, कभी 45 नंबर के भी आते हैं, कभी 47 नंबर के भी आते हैं। ये एवरेज रहता है, यानी मिनिमम 45 नंबर का रहता है। यानी कि मोटे तौर पर देखें तो 150 में से लगभग 50 नंबर का अंक बार जो इन शिक्षण विधियों का है, जो आपका चयन करवाने में बहुत बड़ी मददगार भी हो सकती है। नहीं बिल्कुल सही है, आपका जो पढ़ा रहे हैं उसका महती भूमिका है और उसके बिना मेरे को नहीं लगता है कि रीट में सिलेक्शन
संभव है, क्योंकि शिक्षण विद्या कंप्लीट है तभी सिलेक्शन हो तो चयन का पाएगा। मुख्य आधार है, मुख्य आधार है, बिल्कुल। ये और आपने बहुत अच्छा विषय पकड़ा है। ये विषय पे बच्चे बहुत ज़्यादा गुमराह होते हैं और आप इतनी सहजता से, सुगमता से बच्चों को अच्छे उदाहरण दे के समझाते हैं। अगला जो मेरा प्रश्न था, जो शिक्षण विद्या जो हैं वो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता है, बहुत सारे पढ़ते पढ़ते, ऐसी क्या विधि है उस तरीके से पढ़ें बच्चे ताकि उसको जल्दी याद हो और याद किया हुआ भूले नहीं, और एक प्रॉपर तरीका, मतलब क्या ठीक रहेगा? शिक्षण विद्या इस तरीके से पढ़े तो ठीक रहेगा आपके अनुभव के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है ना वो ये आ रही है कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना गुमराह हैं। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि शिक्षण विद्या में किस पुस्तक से पढ़नी है, किस किताब से पढ़नी है, इसका मैटर किस स्टैंडर्ड से आएंगे, क्योंकि ये सारे बच्चों के लिए नहीं रहती है। अब नहीं तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें इनको ट्रेनिंग से अंदर सिखा दी जाती है। जिन बच्चों ने एसटीसी कर रखी है, बीएड कर रखी है, वहां पे सिखाई जाने वाली बातें हैं। लेकिन वहां पे कुछ टीचर ध्यान नहीं देते हैं, अध्यापक भी ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत सारे कारण रह सकते हैं, वहां पे बच्चे नहीं सीख पाते। और बाहर आने के बाद अब तैयारी कर भी रहे हैं तो अभी तक भी बच्चों को ये पता नहीं है कि उनको किस प्रकार की किताब से पढ़ना है, क्या पढ़ना, अभी तक वो घूम रहे चल रहे हैं। दूसरा, अभी तक बच्चों को ये पता नहीं है कि इसकी ऑथेंटिक पुस्तक कौन सी है, किस पुस्तक को हम प्रमाणिक माने कि इसके आधार पर पढ़े तो इसमें से पढ़ा हुआ हमारे गलत नहीं होगा। ये सबसे दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि मार्केट में भी जितने टीचर पढ़ा रहे हैं ना वो सब गाइड के आधार पर पढ़ा रहे हैं। अब उन टीचरों को भी नहीं पता कि किस पुस्तक को ऑथेंटिक माना जाए। तो मैं पहली एडवाइस तो बच्चों को ये देना चाहूंगा कि यदि आप किसी पुस्तक से पढ़ रहे हो ना तो आप ऑथेंटिक पुस्तक को पढ़ो। यदि आपके पास में प्रमाणित पुस्तक नहीं है शिक्षण विद्या की उपलब्ध होनी मुश्किल है, तो आप क्या कीजिए कि आपने एसटीसी भी कर रखी है और बीएड भी कर रखी है, वहां पे आपकी सब्जेक्ट की किताबें चलती थी, उन सब्जेक्ट की किताबों के अंदर ही मेथड दिए हुए होते हैं। तो वो मेथड आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं और वो मेथड ही सही माने जाएंगे और वही आपका लेवल है, उससे बाहर आपका लेवल भी नहीं आएगा। दूसरा, याद करने का तो आपको पता है कि इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है कि जिससे आप याद रख पाओ, ये कुल मानती है प्रैक्टिस। और दूसरी क्या है कि दूसरी विधियों को आप रट करके याद कर सकते हो, लेकिन ये शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान ऐसे विषय हैं जो समझने पर हो, तो आप यहाँ पे रटने के ऊपर कम बल दें। यदि आपको कोई दो परिभाषाएं याद नहीं हो रही है, कोई सन याद नहीं हो रहा है, तो घबराएं नहीं, छोड़ दें उनको, कोई इतना आवश्यक नहीं है। लेकिन कंसेप्ट को समझने के ऊपर बल दें। यदि आप कंसेप्ट समझ में आ गया तो शिक्षण विद्या आपको, बाकी आप रट करके शिक्षण विधियों को ना आज ना कल कभी आप शिक्षण विधियों को याद नहीं कर सकते। इसका मात्र तरीका है समझना, आपको समझना। आप हर शिक्षण विधि में अपने आप को रखो कि मैं अब टीचर हूं, हर प्रश्न में अपने आप को रखो कि मैं टीचर हूं और अब मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा। उसका जो उत्तर आएगा ना वह आपके लिए क्या आएगा, सही आएगा। बाकी इसमें कोई ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि मैं दे दूं कि भाई दोहा बना करके दे दिया ना, आप इसको याद कर लो, ऐसा इसके अंतर्गत कुछ नहीं होता है। बाकी बहुत सरल विषय है, इसमें इतना कोई दिक्कत जैसा है नहीं है दोस्त। नहीं, आपकी बहुत अच्छी जानकारी है। अब जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाइड पढ़ रहे हैं तो गाइड का ऐसा नहीं है कि गाइड पूरी की पूरी, जैसे परीक्षा समय में क्या होता है कि एक समय कम होता है। जैसे अभी एग्ज़ाम से 5 दिन पहले की बात करें, 2 दिन पहले की है, तो अब उनको ऐसे चीज़ बनानी है, ऐसे नोट्स बनाने हैं कि वो यूँ देखते ही उसकी पीछे की बैकग्राउंड सारे याद आ जाए उनको। तो ये किस तरह से उनको नोट्स बनाए बच्चे कि उनको मतलब देखते ही, पहले बहुत विस्तार में पढ़ा है लेकिन कम समय में उनको पढ़ के जाना है, तो वो नोट्स किस तरह से बनाएंगे? देखिए मैं जो बनाता था, आप देखो सब बच्चों का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मेरा एक नोट्स बनाने का शुरू से तय, मैं पर्ची नोट्स बनाता हूँ। पर्ची नोट्स मतलब कभी भी आप मेरे नोट्स देखोगे तो मतलब मेरे नोट्स जैसे पूरी शिक्षण वीडियो की नोट्स मानो तो मेरा 2.5 से 3 पेज से ज्यादा नोट्स नहीं है। मैंने 3 पेज में सारी की सारी शिक्षण वीडियो को समेट रखी है। तो मैं बच्चों को भी यही कहूंगा कि मैं बताता भी हूँ साथ साथ में पर्ची नोट्स कैसे बने जाते हैं। जैसे कोई भी आप पाठ पढ़ा रहे हो, किसी भी भाग का आप पढ़ा रहे हो, मान लो क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ा रहे हो, एक साइड में सन लिख दिए, एक साइड में शिक्षण उनके नाम लिख दिए और एक ने किस किस विषय के अंदर अपना योगदान दिया लिख दिया, पर्ची छोड़ दो, आपका विषय कंप्लीट। यानी कि मुख्य बिंदु को आप लिख दो, बाकी थ्योरी समझ लो। जैसे पूरी कंसेप्ट आती है तो कभी आप कितना कि आप पढ़ोगे, जैसे कोई भी एक विधि है तो उसके ऊपर आप पीएचडी कर लो, जितना पढ़ोगे उतना विस्तार मिलेगा। बाकी सब चीजों को पढ़ लो, मुख्य बिंदु को केवल एक पेज पे उतार दो, एक लाइन के अंदर। यानी कि आपका टारगेट रखो ये एक टॉपिक है और मुझे इसको 3 लाइन में समेटना है। वो 3 लाइनें आपको वही लिखनी है जो आपको याद नहीं रहती। मतलब कॉपी के अंदर हमेशा वही चीज लिखो जो आपको याद नहीं रहती। अब सारी जो आपको याद है उसको भी आप कॉपी में लिख रहे हो तो उसका मुझे नहीं लगता है कोई औचित्य है। जो आपके आपके दिमाग में लिखा हुआ है ना उसको आपको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, पर्ची नोट्स बनाएं, जिसमें क्या करें कि जो मेन बिंदु है जो आपको याद नहीं रह सकते उनको 2-3 पेज पे उतार दे। शिक्षण वीडियो का कंटेंट भी इतना है, 3 पेज में इजीली तरीके से आ जाएगा। ऐसे नोट्स बनाए जा सकते हैं जो आपके मतलब आप तो 5 दिन पहले कह रहे हो, मैं तो 5 मिनट पहले कैसे रिवीजन किया जाए। एग्जाम में जा रहे हो और 5 मिनट पहले कैसे रिवीजन किया, इसके लिए आपके ये शॉर्ट नोट्स मेरी सब्जेक्ट में नहीं
किसी भी सब्जेक्ट को ये शॉर्ट नोट्स काम करते हैं। आप मेरे हिसाब से 10 पेज की आपने मान लो सब विषयों की मिलाकर के 12 पेज के शॉर्ट नोट्स बना दिए, आपको 10 मिनट मिलेंगे, आप 12 पेज को आराम से पढ़ सकते हो, कोई टाइम नहीं लगता है। किताब साथ लेकर के चले जाओ, एग्जाम के 12 घंटी लगने वाली है, चेक कर लो, बस 12 पेज पढ़ के रख के चले जाओ। आप श्री से एक निवेदन है कि ये जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आप एक वीडियो बना देना, ताकि बच्चों के थोड़ा सा इजी रहे। आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों की तरफ से, मैं कह रहा हूँ आपको कि ये जैसे ऐसे बनाते हैं ना, तो वो कैसे, बहुत से बच्चों को शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं आता है, तो आपके रिक्वेस्ट है कि बना दो, तो आप बच्चों को ऐसे पता लगे कि हमें कैसे लिखना। आप बता रहे थे ना अभी कि परीक्षा से आधे घंटे पहले, 5 मिनट पहले में पूरा कोर्स कैसे करना है, तो इस तरह के हों तो बच्चों को ऐसे सुविधा रहेगी। दूसरे बच्चे एक प्रश्न पूछते रहते हैं बार बार, क्योंकि ये कन्फ्यूजन, क्योंकि एक बार की बात नहीं, कितनी बार क्या होता है, परीक्षाएं आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती है। अब आप परीक्षा ये देखो ना, कितनी बार आगे बढ़ी, तो बच्चे सीधे से एक प्रश्न होता है, सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, यही प्रश्न होता है बार बार बच्चों का। सर परीक्षा इस बार होगी, अरे सर तीसरी लहर आ रही है, तो कोरोना की तीसरी लहर में सर ये तो आगे बढ़ना पक्का ही पक्का होगा कि नहीं होगा सर। अब इसका आपके विचार क्या हैं कि परीक्षा होगी या नहीं होगी, या क्या बच्चों को संदेश देना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले बालकों को हमेशा ये संदेश देता हूँ कि आप अपने कर्म पर भरोसा रखें, परीक्षा आज नहीं तो कल होनी है, और इस रीट में आपको सिलेक्शन निकालना है। अब देखो, अब वर्तमान में जो रीट आगे निकली है ना, उसके पीछे आप सरकार को भी दोष नहीं मान सकते, किसी को नहीं, क्योंकि ये तो कोई एक प्रकार की प्राकृतिक घटना थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल राजस्थान पर विशेष रूप से आई, ये पूरे विश्व पर आई थी और पूरा विश्व इससे भुगता था। यदि कोई प्राकृतिक घटना या प्राकृतिक आपदा यदि नहीं आती है, तो ये श्योर है कि 26 सितंबर को जो डेट निश्चित हुई है, तारीख निश्चित हुई है, उस दिन एग्जाम होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में भी देखिए कि बीए के एग्जाम शुरू हो गए, बीए के 3rd ईयर के एग्जाम ले रहे हैं, उसके बाद में 2nd ईयर के लेने का भी सरकार ने घोषणा की है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मानसिकता एग्जाम लेने की तरफ आ गई है। तो ये निश्चित है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, जैसे कि तीसरी लहर की बात करें, अभी तक तो कोई रुझान है नहीं, यदि ऐसी कोई घटनाएं नहीं आती है तो 26 सितंबर को होंगी। बाकी ये तो प्राकृतिक घटनाएं ना आप रोक सकते हो ना हम रोक सकते, ये आ गई तो निश्चित तौर पर है कि जीवन सबसे पहले है, बाकी सब हाँ, कुछ भी हो पॉजिटिव लेके चलो कि अपने तैयारी उसी हिसाब से करनी है, एग्जाम है। अब दूसरी ये है कि बच्चे हर बार में ये एक प्रश्न और छोटा सा पूछते हैं कैसे कि सर हमारे इस तैयारी की, रेट की तैयारी की बात नहीं, कैसे कोई बहुत सारे बच्चे हमारे जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, रेट की तैयारी, वो बोलते हैं सर हमें कितने घंटा पढ़ना चाहिए। अब आती बच्चों को क्या है कि जो हमारे फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं ना, वो कोई कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कोई पटवारी की तैयारी करते हैं, उनका एक ही प्रश्न होता है कि सर मुझे ये बताओ ना, हम कितने घंटे पढ़े तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये घंटे का क्या हिसाब किताब है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किसकी तैयारी कितनी मांगते हैं, क्या है ये? देखिए, घंटे कोई मायने नहीं रखते, आप कितनी क्वांटिटी में पढ़ते हो ये कोई वैल्यू नहीं रखता है, आप कितनी क्वालिटी में पढ़ते हो ये ज्यादा मायने रखता है। मैं क्वालिटी के ऊपर भरोसा करता हूँ, घंटे कोई मायने नहीं रखते। आप 3 घंटे पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, आप 13 घंटे के पढ़ के भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात ये रही कि किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले मैं हर एग्जाम को एक प्रोजेक्ट मानता हूँ कि ये एग्जाम नहीं है, ये एक तरीके का आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट को आपको सफल बनाना है। सफल बनाने का मतलब ये हो गया कि अपना चयन करवाना है। तो कभी भी अपन प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं या प्रोजेक्ट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या रहता है कि उसके पहले में रणनीति बनानी पड़ती है कि इस प्रोजेक्ट को अपन अप्लाई किस तरीके से करेंगे। तो आप गाइड भी ना खरीदें, फॉर्म भरने से पहले ही एक पेज लेकर के बैठे, पुराने पेपर लेकर के बैठे, क्या रणनीति रहेगी, मैं किस सब्जेक्ट को अपना टारगेट करूंगा। कि देखो सारे सब्जेक्ट में नंबर नहीं आ सकता। मैं अगर रीड की बात करूँ, ऐसा कोई बालक नहीं है जो शिक्षण विधि में 50 ले आए, साइकोलॉजी में भी 30 ले आए, लैंग्वेज में पूरे के पूरे नंबर ले आए, पॉसिबल नहीं है। हर एक बच्चे का किसी न किसी विषय के ऊपर एक नियंत्रण होता है, ये मेरी मजबूत है। तो वो किस विषय को टारगेट करेगा कि यहाँ से मुझे 100% मार्क्स लाने हैं, यहाँ से मुझे 80% लाने हैं, यहाँ से मुझे 30% लाने हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप हर तरीके का हाथ मारने की कोशिश करोगे तो आपको क्या मिलेगी भाई, हार ही मिलेगी। जब आपके सामने 5 लोग जब आपको एक साथ युद्ध में जब आप उतरते हो, तो 5-7 लोग जब एक साथ में आपके ऊपर आक्रमण करते ना, तब तरीका यही है कि भाई कोई भाला लेकर आ रहा है, कोई तलवार लेकर आ रहा है, कोई हाथ में लेकर, आपको दिमाग है मुझे पहले भाले वाले को मारना है या पहले तलवार वाले को मारना है। ये तैयारी रणनीति होती है अपनी कि सामने वाले प्रहार किस तरीके से करना है। तो आप एक रणनीति बनाएं, उसके हिसाब से तैयारी करें। घंटे कोई मायने नहीं रखता है। मैंने भी अभी तक मेरी लाइफ में मैंने जितना कुछ भी पढ़ा है, जब भी पढ़ा है, कभी घंटे को लेकर के नहीं पढ़ा। सुबह 5 बजे उठ गई, मन हो गया 2 घंटे पढ़ लिया, दिन में मन हो गया तब 1 घंटा पढ़ लिया, शाम को 6 बजे मन हो गया तब पढ़ लिया। ऐसा कभी टारगेट नहीं हुई 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़नी है, 2 बजे तक पढ़नी है, ऐसा कभी मैंने चीज को घंटे महत्व नहीं है। पढ़ाई महत्व है कि कितनी हो रही है, आपको कितना याद हो रहा है, क्वालिटी में। और मेरा ये प्रोजेक्ट रहता है। प्रोजेक्ट का मतलब
बस ये है आज के दिन में मुझे इतना पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। अब इसमें 2 घंटे लगे तो भी कोई बात नहीं, 20 घंटे लगे तो भी कोई काम नहीं। जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करोगे ना, रोज का एक निश्चित टारगेट, आज का टारगेट मेरा ये है, सुबह रात को सोने से पहले कल का टारगेट बना दो, उस टारगेट को आप पूरे कर दो। 2 घंटे में कर रहे हो ना, तब नए टारगेट के हाथ भी मत लगाओ, पूरे दिन घूमो फिरो मस्त रहो। और 20 घंटे भी लग रहे तो भी उस टारगेट को पूरा करो। जब तक आप टारगेट नियंत्रित नहीं करोगे तब तक पढ़ाई की कोई रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। ये सिलेक्शन करवाने, क्योंकि आजकल कंपटीशन थोड़ा बढ़ गए हैं और लेवल भी उसका थोड़ा बहुत भारी हो गया। पहले की तरह नहीं रहा है कि आप आम तरीके से दे सकते हो। 16 लाख में से 35,000 बच्चों का सिलेक्शन करवाना है वर्तमान में, तो ये बहुत टफ, मतलब एक तरीके से तो आपको मेहनत और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बच्चों का एक और प्रश्न रहता है, जैसे कि अभी आपके इसमें बहुत सारी परिभाषाएं होती है, ये किडनी है, बहुत सारी परिभाषाएं होती है। तो सर कहते हैं सर हम तो इसकी इधर मिक्स हो जाती है, मिक्स बोलो तो उसकी याद करेंगे, उसने दी कि उसमें दी, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन बहुत चलता है बच्चों का कि इतनी परिभाषाएं हैं, अब वो याद नहीं रहता किसने क्या दी। तो इसका क्या मतलब सुगम तरीका है कि परिभाषाएं मतलब याद रह जाए? ऐसा नहीं, इसमें परिभाषा याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। बहुत सारे टीचर बताते भी हैं ये ट्रिक याद रखो, ट्रिकें कभी काम नहीं करती एग्जाम में। ये केवल ट्रिकें कक्षा रूम के अंदर काम करती, कक्षा से बाहर निकलो, एग्जाम रूम में बैठते सारी ट्रिकें आपकी पानी बढ़ने चली जाएगी। दूसरा है कि भाई परिभाषाएं आप देख लो, कौन कौन सी मुख्य परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उनको एक पेज पे उतार लो, जो आपके स्टडी रूम है जहां आप पढ़ते हो ना, वहां चिपका करके रख दो और सुबह शाम 2-3 बार उनके ऊपर नजर मार दो, एक एक बार पढ़ करके निकल जाओ। याद करने की कभी कोशिश ही मत करो उनको। उससे क्या होगा, बार बार जब अपन किसी चीज को देखते हैं ना, तो अपना दिमाग उस चीज का एक संप्रति बनाता है, एक कंसेप्ट अपने दिमाग में, जिसको अपन बिंब कहते हैं कि भाई जैसे भाषा के अंदर दृश्य बिंब श्रव्य बिंब काम करता है, तो वहां पे जब आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपका दृश्य बिंब काम करेगा। दृश्य बिंब काम करेगा मतलब परिभाषा के साथ में उस जिसने परिभाषा दी उसका नाम भी आपको दिखेगा, तो उस परिभाषा को आप केवल पढ़िए। अब जब एक परिभाषा 50 बार आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगी ना, फिर वो परिभाषा कहीं पर भी लिखी हुई आपको दिखेगी ना, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये परिभाषा इसकी नहीं और इसकी। बाकी याद करने का कोई तरीका नहीं, हजारों परिभाषाएं याद कभी नहीं हो सकती। आप ये शिक्षण विद्या पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आपका ये 30 नंबर का जो मनोविज्ञान जो है ये भी आप पढ़ाते हैं, तो उसके विषय में मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का मामला ऐसा है कि थोड़ा सा मामला ऐसा है कि उसको हृदय समागम करना पड़ता है। तो हृदय समागम कैसे होता है ये, कि ऐसे कि मतलब मनोविज्ञान ऐसा है कि उसको ज़्यादा रटना नहीं, उसको अंदर उतारना है, ये मतलब फिट करना है। तो वो क्या है, मनोविज्ञान को किस तरीके से पढ़ा जाए? शिक्षण विद्या पढ़ाने का आपने बहुत अच्छा तरीका बता दिया, अब मनोविज्ञान को कैसे पढ़ा जाए? देखिए, मनोविज्ञान भी शिक्षण विद्या मनोविज्ञान का ही एक भाग कह सकते हो आप, उसी का है। मैंने अभी तक तो वैसे ऑनलाइन में कभी मनोविज्ञान बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं, 2-4 टॉपिक पढ़ा है, बाकी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी तक मनोविज्ञान, क्योंकि मैंने इस बार टारगेट ही केवल 50 अंक ले रखा है और मेरा बस मानना यही है कि मैं 50 अंक बालकों को दिला दूं। लेकिन मनोविज्ञान बहुत, मेरी नज़र से देखें, मेरे दृष्टिकोण से देखें तो सबसे सरल विषय जो है वो मनोविज्ञान है, क्योंकि मनोविज्ञान आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और जो चीज आपके जीवन से जुड़ी हुई होती है उससे सरल और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया बात। आप जैसे हिंदी बोलते हो, आप हिंदी इसलिए बोल सकते हो क्योंकि हिंदी भाषा आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो मनोविज्ञान भी आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको क्या कह सकते हो, बहुत सरल विषय है। उसको आप एक विषय की तरह ना पढ़े, ऐसा ना पढ़े कि मेरे एग्जाम में क्या रहा है, उसको नॉलेज के लिए पढ़े, आपको ऑटोमेटिक उसका समागम होता चला जाएगा। व्यक्तित्व विकास है, उसके लिए पढ़े कि मैं टीचर बन गया हूँ, ये बालक के 2 साल का बालक है, 2 साल का बालक हो गया, इसका मानसिक विकास कितना हो गया, इसका शारीरिक विकास कितना हो गया है ना, इसके कितने दांत निकल चुके हैं, ये कितनी शब्दों को याद रख सकता है। तो ये चीजें आप ऐसे मान करके चलिए कि मैं टीचर बन गया हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है, अब मुझे एक मनोवैज्ञानिक बनना है बालकों को पढ़ने के लिए, अपने आप को उस जगह पर रख के फिर इसको पढ़े, आपको समझ में आएगा। दूसरा, मनोविज्ञान नहीं समझ में आने का सबसे बड़ा कारण है कि टीचर जितने भी पढ़ाते हैं उनका तरीका भी हो सकता है। अपन किसी टीचर की बुराई नहीं करते, सबका अपना अपना एक तरीका होता है, लहजा होता है पढ़ाने का। मनोविज्ञान पढ़ाने वाले बहुत, राजस्थान में तो बहुत अधिक 2-4 टीचर हैं जो बहुत लेवल से पढ़ाते हैं, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन मार्केट में जो किताबें आ रही है ना, उस किताब को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति मनोविज्ञान नहीं समझ सकता, इतनी टफ किताबें आ रही। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा आप एक ऑथेंटिक पुस्तक खरीदने की कोशिश करें, जैसे पीडी पाठक की आती है, अरुण कुमार सिंह की आती है, ये ऐसे लेखक है जिन्होंने बहुत सरल भाषा में बहुत अच्छी मनोविज्ञान को समझा रखा है। तो आप ऐसी ऑथेंटिक पुस्तक लाएं जो मार्केट के पैसे थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन कंसेप्ट आपका बढ़िया क्लियर कर देगी। तो वहां से 30 नंबर कमाना बहुत आसान है। ये 30 के 30 नंबर आप अपने जेब में रख सकते हो यदि आपके अंदर थोड़ी सी क्षमता है तो। लेकिन शुरू से क्या है कि मनोविज्ञान के एक बालकों में डर, भय उत्पन्न कर दिया जाता है कि ये नया सब्जेक्ट है, आप नहीं समझ पाओगे। ये भय तो हर जगह रहता है। ये कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट, आप इजीली में इसको पढ़ सकते हो, ऐसा इसमें कोई दिक्कत जैसी बात नहीं। अब क्या होता है, दूसरा प्रश्न जो हमारा ये है कि विद्यार्थी जो पढ़ते हैं ना, अब उनका ये होता है पढ़ते जाते, ठीक है ना, अब उनका खुद का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, वो किस स्तर पे हैं,
स्तर का अपना मतलब लेवल हाँ लेवल नहीं पता कर पाते हैं कि अपना लेवल क्या है, कि मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे को कितना याद है, मैं मतलब जैसे 150 प्रश्न आ रहे हैं, 300 प्रश्न आ रहे हैं, उसमें से मैं कितना कर पाऊँगा, वो एक अंदाज से ऐसे ही पढ़ते हैं और देते हैं, मतलब एक आंख बंद करने वाला है ऐसे शोर की हर बार बच्चे क्या होता है, ऐसा कैसे पता करें कि मैं कैसा भी प्रश्न आए कैसा भी हो मैं इतने में से इतने तो सही कर ही लूँगा, ये स्व मूल्यांकन कैसे होगा? देखो, स्वमूल्यांकन के लिए जो बात होती है कि स्वमूल्यांकन बहुत शिक्षण का सबसे एक अहम भाग है, अहम हिस्सा है कि आप बिना स्वमूल्यांकन करते हुए पढ़ते हो ना तो आप सिलेक्शन की कभी आशा ही मत करना। मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ी है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक अधिगम का एक टॉपिक है साइकोलॉजी के अंदर, आपने एक अधिगम का एक टॉपिक पढ़ लिया। आप उस अधिगम को एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ी, आप कितनी विस्तृत से पढ़ सकते हो, जितने टीचरों से पढ़ना है एक बार में उसको पढ़ लीजिए, उसके अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। अब आपको पूरा पता हो गया कि मुझे अधिगम याद है। जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट ना हो तब तक एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको टच नहीं करना है, बहुविकल्पी प्रश्नों के हाथ ही नहीं लगाना यदि आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो। क्योंकि अपने बुरे मतलब बुजुर्ग लोग ना वो कहते थे, अपने राजस्थान में भी एक कहावत है कि आधा पढ़ा हुआ हमेशा घर को खाता है। तो जब तक आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं है ना, आप अगर एमसीक्यू में चले गए ना, कभी आप मर जाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। थ्योरी कंप्लीट किए बिना प्रश्नों को टच मत करो। पहले थ्योरी को आप बिल्कुल विधिवत तरीके से पढ़ लो और पढ़ने के बाद में आप उस थ्योरी के बारे में क्या करो कि अब उस अधिगम के आप कितने प्रश्न सोल्व कर सकते हो। मार्केट में आपको हजारों प्रश्न मिल जाएंगे, उनको सोल्व करो। फिर आप जितना प्रश्न सोल्व करोगे आप में निखार आएगा। एमसीक्यू आप में निखार लाने के लिए, लेकिन जब तक थ्योरी याद नहीं है ना तब तक आपका कभी भी निखार नहीं आ सकता। क्योंकि एक जो बेज जो है ना दोस्त, उसका जमना जरूरी है ना। कभी कभी मैंने इनके लिए कभी वो शायरी भी मैं कहता हूँ बेज जमने के लिए कि कदम चलने के लिए कदम उठाना पड़ता है, कदम चलने के लिए कदम उठाना पड़ता है, और झूठ बोलने के लिए सच छुपाना पड़ता है। बड़ी सीधी सी परिभाषा है मेरे दोस्त कामयाबी की कि रोटी को सेकने से पहले तवे को तपाना पड़ता वाह, है। वाह, वाह, वाह। तो आपको पहले थ्योरी आपका तवा है, उसको गर्म नहीं करोगे ना, फिर उसके ऊपर आप कितनी भी रोटी डाल दो एमसीक्यू की, कभी नहीं फूलेगी। कभी कोई एक साइड से अच्छी रह जाएगी तो दूसरी साइड से कच्ची रह जाएगी। तो पहले थ्योरी को कंप्लीट करें, उसके बाद बहुविकल्पी में जाएं। ये तो मार्केट का एक ट्रेंड चल गया है कि सारे टीचर अब बहुविकल्पी कराने लग गए। बहुविकल्पी तो आपको भ्रमित ना होना है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कहाँ जाना है और क्या पढ़ना है। तो पहले थ्योरी एक बात बोलूं दिल की कि आप है ना सर कवि भी हैं, तो बोलते बोलते आपका है ना कवित्व जग जाता है, तो कहीं से न कहीं ये ना ऐसे शायरी उठ ही जाती है। मतलब एक अपना जो कोई भी होता है ना उसकी प्रतिभा छुपी नहीं रहती है, वो आ ही जाती है यो। तो अगला मेरा जो प्रश्न है वो है कि ऑनलाइन एजुकेशन आप करवाते हैं, तो ऑनलाइन आपकी नज़र में क्या है? देखो मेरी नज़र में क्या है जो मैं बता देता हूँ, और मेरे जो प्रश्न हैं मेरे भी हैं बच्चों के भी हैं वो बता दूँ। कितनी बार क्या होता है कि जैसे आपका चैनल ही है, हमने खोलती क्या होता है कि एजुकेशन पढ़ रहे हैं, वो आपका जैसे चैनल ख़त्म हुआ, हम तो पढ़ने के लिए करते हैं, तो जैसे ही खोला आपका जैसे 9 से 10 क्लास ख़त्म हुई, 10 बजे के बाद में फिर यूट्यूब पे बहुत सारी लिस्टें आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी अपन फिल्में देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं। तो आपकी 1 घंटे की क्लास के चक्कर में 2-3 घंटे बच्चों के ऐसे ही हो जाते हैं। उसके विषय में आपका क्या कहना, कैसे रोके उसको? क्योंकि यूट्यूब खोला है तो दूसरी चीज़ें और खुलेगी उसके साथ में। ये बहुत बारीक क्वेश्चन है और मेरा नहीं, यहाँ बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये पहले भी पूछा था, बहुत सारे लोगों ने भी पूछा था भाई यूट्यूब ऑनलाइन एजुकेशन है, इसका आप किस रूप में देखते हो, सकारात्मक या नकारात्मक? देखिए आप कोई भी काम करो हमेशा उसके 2 परिणाम आएंगे, सकारात्मक भी आएंगे और नकारात्मक भी आएंगे। किसी भी कंडीशन के 2 परिणाम आते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने आपके लिए सकारात्मक तो बहुत कुछ दिया है, क्योंकि लॉकडाउन में जब ऑफलाइन कोचिंगें बंद थी तब ऑनलाइन नहीं आपका एक सहारा बना था और आपने पढ़ाई जारी रखी है, तो ऑनलाइन को आप ऐसा नहीं कह सकते हो। और बाकी सब चीजें बात रही तो इसके लिए आप मनोविज्ञान पढ़िए और अपने समय को नियंत्रण में रखिए। मैंने कहा ना टारगेट लेकर के चलोगे ना तो आपको कभी कुछ नहीं मिलता। थकान महसूस तब होती है जब आपका टारगेट नहीं होता है, दिमाग भ्रमित तब होता है जब आपका टारगेट नहीं। आपने एक दिन का पूरा बना रखा है, मुझे इस दिन में इतना करना है। यदि आप उस दिन में इतना नहीं कर रहे हो ना तो रात को 9 भी बजेगी ना आपके यूट्यूब पे दूसरा गाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो टारगेट कंप्लीट हो गए हैं तो फिर तो आप वीडियो देखिए, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, क्योंकि एक दिन में जितना आपको पढ़ना था उतना तो। और टारगेट को बढ़ाइए। बच्चे कुछ मैंने एक बच्चे को ऐसी एडवाइस दी थी, उसने कहा था तो वो सुबह 9 बजे हमारे पास में रहता है, तो सुबह 9 बजे मूवी लगा करके एयरफोन लगा के बैठ के, बेटे 9 बजे में तू गाने सुन रहा है कि बस हो गया टारगेट पूरा? मैंने कितना टारगेट लिया? तो मैंने उसका देखा था, तो मैंने कल कितना लिया था, इतनी। तो जितना कल लिया था ना उतना ही आज लिया है भाई। कल आपने टारगेट लिया, आपके 3 घंटे में पूरा हो गया ना, तो आपको लगता है भाई 3 घंटे कम में और समय दे सकते हो, तो टारगेट बढ़ाना चाहिए। तो टारगेट भी आप प्रतिदिन पढ़ाओ, ऐसे नहीं है कि भाई 3 घंटे चल रहे तो चलिए। बाकी ऐसे तो बस अपने दिमाग को नियंत्रित रख सकते हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं। ऐसी चीजों पे आपको जाने के लिए रोक सकते हैं।
तो बाकी तो यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपने टारगेट की जो बात कही ना, तो मुझे एक महाभारत का एक प्रसंग है, सुना दूं क्या? बहुत मेरे को एक अच्छा लगा, बच्चों के लिए भी हितकर होगा। एक बार क्या हुआ कि भीम था तो रसोई में अंधेरे में खाना खा रहा था, तो ऐसी रात को नींद जगी और अचानक अर्जुन रसोई के अंदर गया। जब देखा तो क्या है कि भीम भैया भोजन कर रहे हैं। तो ऐसे भीम को पूछा कि अरे ये कैसे भैया, आप अंधेरे में भोजन कर रहे हो? ऐसे दिखता है तो पता लगता है कि भोजन कर रहे हैं इस तरह से, तो अंधेरे में भोजन कर रहे हो। अर्जुन को बड़ा ताज्जुब किया, तुम अंधेरे में कैसे भोजन कर रहे हो यूँ? तो उन्होंने एक ही बात, भीम ने एक ही बात बोली कि अभ्यास अर्जुन अभ्यास। क्या बोला? अभ्यास अर्जुन अभ्यास। तो वो उन्होंने प्रश्न पूछा कि तो मैं उसको क्या तीरंदाजी सीखनी थी? तो बोले कि मैं तीर अंधेरे में भी चला सकता हूँ क्या? कि वो बोला कि भाई, अर्जुन को बोला कि अर्जुन, इस दुनिया में अभ्यास करते हैं ना तो कोई चीज़ मतलब असफलता नहीं मिल, सफलता पक्की है और इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर अभ्यास करते तो मैं रात को चला सकूँ, बिल्कुल क्यों नहीं, अभ्यास करते। अभी मैंने अभ्यास से रात को भी मैं खाना खा लेता हूँ अंधेरे में, तो अभ्यास से तो कुछ भी हो सकता है। उस दिन से उसके दिमाग में एक बात बैठ गई कि बस अभ्यास करो। तो रात को भी उसने तीरंदाजी करना शुरू कर दिया और किया तो विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने अर्जुन। ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है कि बच्चे जैसे सफलता करते हैं ना, ऐसे निराश भी नहीं होना चाहिए। रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, निराश नहीं होना चाहिए। कितनी बार क्या होता है कि अपन जो कर्म करते हैं ना, उसका फल अपने हाथ में नहीं होता है, वो नियति फिक्स करती है कि आपका फल क्या होता है। अब जब उन्होंने तीरंदाजी सीखी ना, वो विश्व के श्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए अर्जुन। तो उनको ऐसा पता नहीं था कि मुझे विश्व सुंदरी द्रौपदी से शादी होगी। ठीक है ना? हाँ, कि मतलब उससे शादी होगी ये पता नहीं था, कि मेरे इस तीर के कारण से शादी होगी। ये तो केवल नियति में ऐसा करने से ऐसा हो गया। कितनी बार ऐसे होते जो नीट की तैयारी करते करते क्या होता है, कितनी बार आरएस का फॉर्म भरते और आरएस थर्ड ग्रेड में नहीं होता है, आरएस में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बीच में मेरी बात आ गई थी। दूसरा जो प्रश्न था मेरा ये है कि वर्तमान में जो बिना परीक्षा की जो 12th परिणाम आए हैं, उसको आपकी नज़र में क्या? अभी जैसे एक चुटकुला था, अभी मेरे कोई मित्र ये चुटकुला सुना रहे थे कि 60% से मतलब 12th में अगर किसी के 60% से कम हुए तो उनको लैपटॉप फ्री देंगे, ऐसे कुछ चुटकुला बता रहे थे। 60% से कम किसी के नहीं बने, तो एक मजाक बन के रह गया। तो इसके बारे में आपका क्या है? वैसे जो परिणाम आया वे मजाक बनने के लायक भी हैं, देखिए। लेकिन शिक्षा की एक परिस्थिति रही, उसके हिसाब से उन्होंने परिणाम दिया होगा, हम आलोचना नहीं करते। लेकिन मैं शिक्षा की दृष्टि से देखूँ तो ये गलत है। गलत इसलिए है कि देखो, जब क्या होता है कि आप कभी एक स्टेप होती है, जब गेम खेलते हो ना, तो गेम खेलते खेलते कभी एक ऐसी मुश्किल स्टेप आती है जिसको पार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 10वीं और 12वीं भी शिक्षा के क्षेत्र में एक स्टेप मानी जाती है कि इसको आप कितनी गुणवत्ता के साथ में, कितनी योग्यता के साथ में इसको पार कर सकते हो। तो इस बार जो बालकों की जो योग्यता आई है ना, वो उनकी शिक्षा के आधार पर तय न होकर के बहुत ही एक अंदाज के आधार पर जो परिणाम आया है वो बहुत गलत है। और इसका दुष्प्रभाव कहीं न कहीं बालकों के जीवन पे आगे जाकर के पड़ेगा, और 100% पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके परिणाम कभी भी सकारात्मक नहीं आएंगे। सरकार को क्या है, देखो मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ अच्छा करने के लिए यदि इंतजार करना पड़े तो करना पड़ सकता है। आप एग्जाम नवंबर में करवा सकते थे, अक्टूबर में करवा सकते थे, सितंबर में करवा सकते थे, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं थी, आराम से करवाते, एग्जाम हो भी जाते हैं। परिणाम लेट आता, आगे वाला सेशन थोड़ा कम कर देते, सिलेबस कम कर देते, लेकिन इस तरीके से ये इसको अपन फर्जीवाड़ा कहते हैं। वास्तविक मूल्यांकन हो जाता है। वास्तविक मूल्यांकन यहाँ पे बच्चों को, अब इसमें क्या होगी, गधे और घोड़े समान होगी। कुछ बच्चों ने साल भर मेहनत की थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन ही पास हो पाए। किसी बच्चे ने बिल्कुल मेहनत नहीं की थी, वो भी फर्स्ट डिवीजन पास हो गई। बहुत सारे बच्चों ने तो 100 से ऊपर परसेंटेज बना दिए थे। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत जैसी बात है, और इसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। और ये शिक्षा की सबसे बड़ी भारत की कमी रह रही है कि इस प्रकार से जो शिक्षा दी जा रही है ना, यही कारण है कि आज अपना राष्ट्र कितने सालों से एक विकासशील की दौड़ में चला आ रहा है, विकसित हो नहीं पा रहा है। मैं बच्चों को भी कहता रहा हूं कि जिस देश की शिक्षा और जिस देश की विज्ञान कमजोर है ना, वो चाह कर भी कभी विकसित नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितने भी विकास करवा लो आप। यदि आप उसकी विज्ञान और शिक्षा को डेवलप नहीं कर सकते तो वहां का देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इस देश में चाहे आप बेरोजगारी समझो, चाहे अपराध समझो, चाहे आप भ्रष्टाचार समझो, चाहे आप गरीबी समझो, ये कहीं न कहीं आपकी शिक्षा और विज्ञान से जुड़े हुए हैं। शिक्षित होंगे तो दिमाग चलेगा, तो आप रोजगार ढूंढोगे। रोजगार कब मिलेगा? जब विज्ञान होगी तो आपके लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। इन दोनों के ऊपर सरकारें बहुत कम ध्यान देती है। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। आजकल एक बच्चों में एक समस्या हो रही है, एक मानसिक अवसाद है,
अकेलापन बढ़ रहा है, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर आपके मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। आप देखो ना आए दिन पेपर में जैसे आता है कि बच्चों ने डिप्रेशन में आके हाँ वह सुसाइड कर दिया, ऐसे कर दिया, कई पानी में कूद गए, ऐसे कर लिया। ये क्या आजकल जो बच्चे हैं ना, इसका धैर्य नहीं बच्चों के अंदर। पहले वाले जो भी कितने 3 बार फेल हो जाते तो वही हंसते थे, कोई बात नहीं, वो हंसते हंसते पढ़ते थे। छठी 3 बार साहब, 7वीं 2 बार साहब, कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, उनको आराम से रहते, मोटे ताजे तगड़े रहे। आज तो 1% कम आ गया तो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं, फांसी ले लेते हैं, इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा कर देते हैं। इसके बारे में क्या आपका क्या विचार? देखो वर्तमान में वैसे अवसाद बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई नॉर्मल सी बात है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा, इसके पीछे बहुत सारी कारण है। मल्टीमीडिया को भी मैं इसका कारण मानता हूँ, पारिवारिक कारण भी है, बहुत सारे कारण है जिससे अवसाद बढ़ने का कारण ये हो गए हैं कि व्यक्ति अपने आप को खुली मानसिकता वाला समझता है। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है जिसका मैं भरपूर विरोध करता हूँ, जिससे लोग कहते हैं खुली मानसिकता। वो खुली मानसिकता किसमें समझते हैं कि ये मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। ये उनके लिए क्या होगा, एक खुली मानसिकता है, मुझे दुनिया से क्या करना है, मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। इस चक्कर में क्या होता है कि बालक घर में भी अकेला रहना चाह रहे हैं, कि वो अपने एक कमरे में रह रहे हैं, पिताजी ने अगर कुछ भी कह दिया तो उनको सहन नहीं करेंगे, वो अपना कमरा अपने भाई के साथ में भी शेयर नहीं करना चाहते, नहीं मुझे अकेला रहना है। ये अकेलापन किस लिए पड़ रहा है कि खुली मानसिकता कि ये मेरा जीवन है, मैं कुछ भी करूं। लेकिन जब आप ये नहीं मानते ना, ये जीवन आपका नहीं है, क्योंकि ये जीवन आपके माता पिता ने दिया है, उनका है। इसमें आपके जन्म लेने के बाद में समाज ने आपको स्वीकार किया है, तो ये जीवन में कहीं ना कहीं भागीदारी समाज की भी है। इस राष्ट्र ने आपको रहने के लिए जमीन दी, इस राष्ट्र ने आपको प्यार दिया, इस राष्ट्र ने आपको नियम दिए, इस राष्ट्र ने आपकी सुरक्षा की, तो कहीं ना कहीं आपका ये जीवन इस देश के प्रति भी है। तो जब आपके अंदर ये भावना डेवलप होती है कि मेरा जीवन मेरा नहीं, इन सब के लिए भी है, तो आप सामूहिक रूप में रहेंगे। पहले के लोग डिप्रेशन में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उनकी फैमिली जॉइंट थी, वो कभी अकेला रहने। आजकल का हर बच्चा बस यही चाहता है कि मैं अकेला रहूं, मेरे आसपास में कोई, मैं अकेले ही खुश हूं, अकेले ही खुश हूं। भाई अकेले कोई इंसान कभी खुश नहीं हो सकता, हमेशा जितना वो संयुक्त परिवार में रहेगा उतना वो अवसाद से दूर रहेगा। और डिप्रेशन क्या है, आजकल लोगों ने लेना सीख लिया है, बाकी डिप्रेशन किसी के लिए होने कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिप्रेशन अवसाद जो है एक प्रकार की मानसिक क्रिया है, एक आपका दिमाग का एक संवेग छोड़ता है। अगर आप दो अपने मस्तिष्क में 2 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, चेतन और अचेतन, आप समझते हो 2 मस्तिष्क होते हैं। तो एक मस्तिष्क जब किसी भी प्रकार का संवेग छोड़ता है कि जैसे अवसाद आपके दिमाग में छोड़ा है, तो दूसरा मस्तिष्क आपको तत्पर भी करता है कि भाई इस अवसाद को बढ़ाना है या खत्म करना है। तो यदि आप बढ़ाने के लिए तत्पर हो तो वो बढ़ता जाएगा, आप चाहते हो कि इसको खत्म करें तो आप खत्म कर भी सकते हो। मैंने इसको लेकर के कभी आजकल जैसे जनरली बच्चे जो करते हैं लव सुसाइड, लव वगैरह को लेकर के बहुत ज्यादा अवसाद वगैरह में, तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, लव कैंसर के नाम से। बहुत सारी 32 से ज़्यादा न्यूज़पेपरों के अंदर वो प्रकाशित हुआ था और बहुत अधिक चला था। उसमें मैंने यही चीज़ बताई थी कि भाई डिप्रेशन किसी भी चीज़ को आप मार नहीं सकता, एक प्रकार की मानसिक क्रिया है और हर मानसिक क्रिया पे आप अपना नियंत्रण कर सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा दिमाग से क्या होना पड़ेगा, भाई थोड़ा सा जगना पड़ेगा, थोड़ा तत्पर होना पड़ेगा। बाकी ये अब नियंत्रण खोना, सुसाइड करना, ये सभी संवेग की अनियंत्रितता है। इसलिए टीचरों को मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि बालकों के अंदर अवसाद ना आए। इसके लिए आप विद्यालय में क्या क्रियाकलाप करोगे, भाई यही तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना। तो मैं तो यही मानता हूँ कि यदि किसी स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया ना, तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं। कि बालक अवसाद में चल रहा था, उसको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं था, उसने उस अवसाद को पहचान नहीं पाया और बच्चा इस गर्त में चला गया। यदि आप पहचान लेते हो कि बच्चा अवसाद में, तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उस अवसाद से उसको कैसे बाहर निकाला जाए। इसीलिए मनोविज्ञान टीचरों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसका कोई टीचर ध्यान नहीं देते, बहुत लाइटली लेते, चलो छोड़ो क्या है और क्या नहीं है। ये इसी कारण से शिक्षा व्यवस्था भी, आप खुद शिक्षक को जानते हो कि शिक्षा की क्या हालतें होने आई हैं। मतलब इतना सबसे गिरी हुई शिक्षा व्यवस्था में मानता हूँ कि भारत की रीच की अभी भी नहीं उठ पाई है। केवल कागजों में शिक्षा अच्छी चल रही है, पेपरों में शिक्षा अच्छी चल रही है, हम लोग खुश हो जाते हैं। 4 बेटियों का नाम आ गया, भाई 99% बन गए, 98% बेटे का नाम आ गया, हम खुश हो गए। 4 बच्चे मेरिट में, अरे 4 बच्चे मेरिट में आए, 4000 बच्चे फेल हो गए। चिंता का विषय ये नहीं है कि 4 बच्चे मेरिट में आए, ये खुशी का विषय नहीं है। इससे ज्यादा दुख का विषय ये है कि हमारे 4000 बच्चे फेल हो गए। मतलब 4000 बच्चों की शिक्षा अभी तक भी अपन सुधार नहीं कर पाए। जिस दिन परिणाम, ऐसे 100% नहीं, जिस दिन बालक लिख करके परीक्षा देगा ना, उस दिन परिणाम जब 100% आने लग जाए, तब कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ अब शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ गया है। तो मनोविज्ञान आपकी शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो पढ़ना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, जीवन में उतारना भी चाहिए। आप वो शिक्षक को उत्तरदायी समझ रहे थे, तो मेरा एक प्रश्न है, वर्तमान में जो शिक्षक हैं उसके बारे में आपकी क्या राय? मतलब शिक्षक को कैसा रहना चाहिए, बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब आप क्या सोचते हो शिक्षक के बारे में? देखो, मैं तो बहुत शिक्षकों को भला बुरा भी कहता हूँ, बच्चे जानते हैं। मैं बहुत बार जब शिक्षण विद्या पढ़ाता हूँ तो शिक्षक का जिक्र बहुत होता है बड़ा, लेकिन भला बुरा कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं शिक्षकों के विरोध में हूँ, लेकिन मुझे बस उनसे यही शिकायत है
क्योंकि मैं सफलता का एक सूत्र मानता हूँ, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि सफलता का एक मात्र सूत्र है, वो ये है कि अपने काम के प्रति आपकी ईमानदारी। और वर्तमान में जितने भी शिक्षक हैं वो मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम शिक्षक अपने काम के प्रति अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। उनकी सैलरी भी अच्छी खासी है, विशेष सहायता जो भी है सरकार की तरफ से अच्छी खासी मिलती है। कार्यभार भी मैं ये समझता हूँ कि सैलरी के अनुरूप उनका कार्यभार भी इतना नहीं है कि उनको घबराने की आवश्यकता है। तो वो एक आलसी प्रवृत्ति में आ गए और बच्चों का विकास चाहते नहीं है। बाकी वो चाहें तो बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आजकल जैसे आप मेरी पर्सनैलिटी को देखोगे, देख के आपको कभी नहीं लगता है कि ये टीचर है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बाहरी पर्सनैलिटी आपकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी है। भाई आप बाहर से कैसे भी रहिए, आपने बाल बड़े कर रखे हैं, सेविंग बढ़ रही है, टी शर्ट पहन के विद्यालय में चले गए, ठीक है, इसका प्रभाव भी बालकों के ऊपर पड़ेगा, लेकिन आप बालकों को नहीं पढ़ाओगे ना, उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो बाहरी पर्सनैलिटी टीचर बढ़िया सी रखते हैं, तैयार व्यार हो जाएंगे ना, आपकी तरह फॉर्मल ड्रेस पहन के लगा के आ जाए, लेकिन आंतरिक रूप से भी टीचर को थोड़ा तैयार होना चाहिए। बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से नए आइडियाज के साथ में पढ़ाना चाहिए, नई टेक्निक के साथ में पढ़ाना चाहिए। बच्चे उसके लिए प्रोजेक्ट हैं, वो देश का भविष्य है। क्योंकि सैनिक के बाद यदि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इज्जत किसी को मिलती है तो वो शिक्षक को मिलती है, क्योंकि सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं और शिक्षक इस देश का निर्माण करते हैं, इस राष्ट्र का विकास करते हैं। तो जो इस देश का विकास करने वाला है, निर्माता है, वो खुद ही अगर लेजी हो जाएगा, वो खुद ही आलसी हो जाएगा, वो खुद कुछ नयापन नहीं चाहेगा, तो कैसे विकास होगा। तो कहीं ना कहीं केवल सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कमजोर होने के पीछे कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है। तो मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी उनको अपनी प्रवृत्ति में सुधार लाना चाहिए। कुछ नहीं, क्योंकि हाल ही की एक घटना बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने एक टीचर्स को कॉल करके ये पूछा था कि सर विद्यालय में भी जो सीसी चल रहा है ना, उसमें रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन क्या रह रहे हैं, अभी आप किस हिसाब से रह रहे हैं? और हाँ, वो सीसी चलता है, उसमें वो खेल वेल करवाते हैं, उसमें कुछ सीसी चल रहा है। मतलब वो प्रधानाचार्य, उनको ये नहीं पता कि सीसी क्या है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो बालकों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण अंग है, वो टीचर प्रधानाचार्य को नहीं पता कि ये सीसी क्या है। अब आप कैसे आप एक तुलना कर सकते हो, कैसे कल्पना कर सकते हो कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एक अच्छी जाए? तो ये बहुत चिंतित विषय है मेरे लिए। और मेरे बच्चे जितने भी पढ़ रहे हैं, उनको कहूँ कि आप हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदारी रखें, आप उन दूसरे टीचर की तरह ना बने, आप एक अच्छे शिक्षक बने। भगवान से प्रार्थना भी यही करता हूँ कि आप ऐसे टीचरों का ही सिलेक्शन करवाएं जो आगे जाकर के अपने काम को ईमानदारी से करें। बेरोजगार रह जाएंगे तो चलेगा, लेकिन रोजगार के चक्कर में आपने उनको टीचर बना दिया तो हजारों बच्चों का वो भविष्य खराब कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे बच्चों का टीचर बनना भी कोई ज्यादा लाभदायक नहीं है, वो अपने हिसाब से वैसे ही गुजारा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अंतिम प्रश्न एक और है, आपका समय भी लिया है ज़्यादा। अंतिम प्रश्न मेरा एक जिज्ञासावश है कि आपका जो चैनल है बहुत सारे लोग भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, और बच्चे जो हैं आगे आने वाले भविष्य हैं। कौन बच्चा कहाँ तक पहुँचे अपन उसको कह नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा ये प्रश्न है कि आपका ये जो चैनल है, हो सकता है कोई जैसे कोई राजनेता का बेटा देखे, ठीक है, कोई बड़े पद का कोई देखे। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप जो सोचते हो ना, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। शिक्षा के विषय में आपका जो सोचना है बहुत ही अच्छा सोचना है। बालकों के बारे में आप सोचते हो तो आज की जो शिक्षा है वो विद्यार्थी केंद्रित ही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके विषय में आप बहुत अच्छा। तो मेरा ये प्रश्न है, कल को अगर आपको कोई ऐसा पद मिल जाए कि कोई शिक्षा मंत्री बन गए या और बड़े मिनिस्टर बन गए आप, क्यों, जिसमें जैसे कि आप शिक्षा के बारे में कुछ कर सकते हैं, तो उसमें आप क्या सुधार करेंगे? क्योंकि आप जो बोलोगे ना, हो सकता है आपका जो ये अपना जो वीडियो है वो उन तक पहुंच जाए, शिक्षा मंत्री तक पहुंच जाए, कि वो देखे, ऐसे कोई आइडिया उनको पसंद आ जाए और वो अपना ले और बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। तो आप हो तो क्या करेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरे 2-4 निर्णय की मैं सरकारों से काफ़ी कुछ चाहता हूँ कि एक तो विद्यालय के अंदर आप भौतिक संसाधन जो है ना, वह एक आप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं, क्योंकि शिक्षा का मूल्य आज भी आप देखते हो कि कई सारे विद्यालय ऐसे जहाँ पे कंप्यूटर तक नहीं है। एक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर शिक्षा को आपने आज से 20 साल पहले महत्व दे दिया, मतलब 20 साल में ये सरकारें अभी तक एक विद्यालय के अंदर एक कंप्यूटर उपलब्ध नहीं करवा सकी। तो ये बहुत निम्नता की। एक तो आप संसाधनों का, दूसरा एक उचित मात्रा में शिक्षक रखे, जितनी आवश्यकता है उतने शिक्षक तो रखे। जैसे एक प्राइमरी लेवल पे एक टीचर को रख दिया जाता है, उसके ऊपर ऑफिशियल वर्क इतना डाल दिया जाता है, अब वो 5 क्लासों को पढ़ाए या उनके जो खाना आता है उसका हिसाब रखें, बालकों को दूध पिलाएं, ऑफिस करें, संकुल में जाकर के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट वगैरह करवाएं, एग्जाम के पेपर बनाएं, वो क्या क्या करेगा, कैसे शिक्षा होगी? तो इसके लिए क्या होगा कि जितने भी विद्यालय के अतिरिक्त कार्य होते हैं ना, उनके लिए आप एक अलग कोई ऐसी पोस्ट वगैरह, जैसे आपने क्लर्क वगैरह निकाल रखी, ऐसी एक कोई पोस्ट को डिवाइड करो जिसमें उस प्रकार की भर्ती करो, वो केवल ऑफिशियल वर्क ही करें। किसी भी टीचर को ऑफिशियल वर्क में लगाना ही नहीं चाहिए, उसका काम है केवल बच्चों को पढ़ाना। आप केवल बच्चों को पढ़ाओ और फिर उसके ऊपर परिणाम का एक दबाव डालो।
और परिणाम का दबाव डालने के बाद में भी एक ऐसा प्रशिक्षण होना चाहिए कि जैसा कि विद्यालय में कम से कम आप हर महीने 15 दिन 20 दिन 30 दिन के अंदर फ्लाइंग जानी चाहिए। तो हर बार एक टीचरों का टेस्ट करें, टीचरों का एग्जाम। बच्चों का मूल्यांकन आप प्रतिवर्ष लेते हो, फिर टीचरों का मूल्यांकन प्रतिवर्ष क्यों नहीं होना चाहिए? बच्चे के अंदर आप इंप्रूवमेंट देखते हो, तो शिक्षक के अंदर इंप्रूवमेंट देखना भी तो आपका काम है। तो मैं तो मानता हूं कि प्रत्येक वर्ष एक टीचर का भी एग्जाम होना चाहिए, और जो टीचर उस एग्जाम में फेल हो जाता है उसको नौकरी से भी रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात तय करेगी कि उसने एक वर्ष के अंदर कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत नहीं की है। तो कहीं ना कहीं दबाव रहेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे, और जिम्मेदारी को समझेंगे तो इसके परिणाम भी सही आएंगे। या फिर मैं ये मानता हूं कि प्राइवेट सेक्टर को लेकर के भी चल ही रहा है कि लगभग सारी संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर में दे दी है। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़े दिन के लिए शिक्षा व्यवस्था को भी नहीं तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर दे दो, तो वो थोड़े अलग तरीके से दबाव लगाए तो हो सकता है कि थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए। लेकिन मैं प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इसलिए नहीं कहना चाहूंगा कि आप उनको दे दो, क्योंकि हमने आपको चुन करके भेजा है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, तो हमने एक आशा के साथ, विश्वास के साथ जनता ने भेजा, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसका संचालन करें, ना कि कोई प्राइवेट सेक्टर वगैरह करें। ये हो सकता है। दूसरा, टीचर का आप एग्जाम लीजिए, टीचरों को ट्रेनिंग दीजिए। जो 1.5 महीने की छुट्टियां होती हैं, जिसमें बालक तो घर पे रहते हैं, लेकिन टीचरों का तो वैसे ही उनको विद्यालय जाना ही पड़ता है, उनको अवकाश बहुत कम मिलता है, 1.5 महीने की छुट्टी उनको नहीं मिलती है। तो ऐसे टाइम में कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों का सरकार आयोजन करे, जहाँ पे जो कोई बड़े टीचिंग एक्सपर्ट हो, जो टीचिंग के नए नए आइडियाज जानते हैं, उनको बुलाया जाए, सेमिनार रखा जाए, टीचरों को इंप्रूव किया जाए, बच्चों का मूल्यांकन किया जाए, ऐसी एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को दिया जाए। दूसरी, मैं ये मानता हूं कि परंपरागत शिक्षा को अब थोड़ा दूर किया जाए। अब जो आवश्यकता है देश में है वो रोजगार शिक्षा की, तो कामकाजी शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए। आप प्राइमरी तक या 8वीं तक परंपरागत शिक्षा दीजिए जो जरूरत की है, और 8वीं के बाद, 8वीं से पहले पहले आप बालक का मूल्यांकन कीजिए कि वो किस फील्ड में जा सकता है। 9th के बाद शिक्षा भी उसको उसी फील्ड की दीजिए, ताकि बालक 10वीं में जाते जाते, 11वीं में जाते जाते या 12वीं में जाते जाते एक प्रकार से अपनी एक इनकम स्टार्ट कर सके, और फिर उसके साथ में शिक्षा भी कर सके। आप चाइना को देख लो, या रसिया को देख लो, अमेरिका को देख लो, ये जितने भी देश है, जापान को देख लो, ये यही तो करते हैं। ये प्राइमरी लेवल तक कॉमन शिक्षा देते हैं, तब तक बच्चे की पहचान करके और वो किस फील्ड में जाना चाहता है उसको भेज देते हैं। लेकिन हम थोड़ा उल्टा करते हैं, हम बच्चों को पूछते हैं कि तू क्या बनना चाहेगा। भाई उसको क्या पता कि वो क्या बनना चाहेगा? आपको पता करना है ना वो क्या बनना चाहेगा, वो तो आपके पास ना है, आपकी जिम्मेदारी की क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। तो टीचरों के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चों के टैलेंट को पहचाने, फिर उसके आधार पर शिक्षा दे, तो कहीं ना कहीं रोजगार आगे जा सकते हैं। तो टीचर थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी, और सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं यही कहूंगा कि शिक्षा व्यवस्था तब तक नहीं सुधर सकती जब तक एक शिक्षक ईमानदार तरीके से अपने काम का निर्वहन नहीं कर सकता। वो ईमानदारी का प्रतीक है, तो अपनी ईमानदारी को दिखाएं, निश्चित तौर पर शिक्षा जाएगी। लेकिन कभी कभी शर्म आती है जब टीचरों का मूल्यांकन होता है, फ्लाइंग जाकर के पूछती है देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लोग अशोक गहलोत बता देते हैं, टीचर बता रहे हैं, तो मतलब तब कहीं ना कहीं अपन को शर्म महसूस होती है कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था देश में नहीं होनी चाहिए, देश के लिए दुर्गति का विषय है। तो जैसा जितने भी टीचर बन रहे हैं, भावी टीचर है, ये आगे जाकर के कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, इनसे अपन आशाएं भी कर भी सकते हैं, और मेरी मंगल कामना है कि आप 100% जो है दोस्तों आपकी सफलता हो जाए। चलो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने सभी बच्चों के जवाब दिए, और आपने सरलता से, इतनी सरलता है कि मेरे प्रश्नों के जवाब आपने सीधे लाइव ही दे दिए, ताकि क्या है कि बच्चों को बहुत सुगमता हो। तो इसलिए आपको बहुत हृदय से आभार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, आते रहें, मिलते रहें। सर का भी एक पंचगव्य को लेकर के ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाते हैं, जिन पे योग अभ्यास देते हैं, तो एक क्लास में इनकी भी रखूंगा कभी आपसे लाइव क्लास की, आप अपनी दैनिक दिनचर्या को कैसे बनाएं तो लंबे समय तक है ना स्वस्थ और सुरक्षित रह सके, है ना। ऐसा नहीं कि 20 की उम्र में जाते जाते ना पेट आगे निकल जाए, इतने गाल फुल जाए, पता नहीं चले। तो इसके लिए क्या खान पान रखनी चाहिए जिससे दिमाग भी तंदुरुस्त रहे, मस्तिष्क भी तंदुरुस्त रहे, और आप भी स्वस्थ रहे, ऐसा एक सेमिनार का आयोजन करवाएंगे। बहुत जल्द मैं सर को समय निकाल के बुलाऊंगा और आपका लाइव सेशन करवाएंगे दोस्तों। फिर से मैं आपको शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। इसी के साथ में मेरी तरफ से शुभ रात्रि और राधे राधे। राधे राधे।